हेलो दोस्तों, मैं सुदीप दुबे द चैलेंजर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका संबंध है आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। यानी हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें आपको जितने भी यूपी टेट एंड जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। और जब बाल विकास शिक्षा शास्त्र के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें से जो आज हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कौन सा टॉपिक है? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यानी हम लोग शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में और किशोरावस्था के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से शारीरिक विकास होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल विस्तृत रूप से अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शारीरिक विकास में की लंबाई, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में लंबाई किस प्रकार से बढ़ती है या कितनी होती है, आइए देखते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शैशवावस्था के बारे में। जब हम शैशवावस्था के बारे में हम देखते हैं तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले जन्म के समय। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जन्म के समय। यानी कोई भी बालक जैसे ही जन्म लेता है तो जन्म के समय उस बालक की लंबाई कितनी होती है, तो लिखा हुआ है 20.5 इंच। कितना लिखा हुआ है? 20.5 इंच। और 20.5 इंच कौन सा? ये बालक की है, यानी लड़का और लड़की दोनों को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, यानी जन्म के समय किसी बालक की लंबाई कितनी? 20.5 इंच। अगर हम बालिका की लंबाई की बात करें तो ये है हमारे 20.3 इंच। बहुत ज़्यादा थोड़ा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रथम वर्ष में कितने, प्रथम वर्ष में क्या होता है कि 10 से 12 इंच लंबाई बढ़ जाती है। यानी कह सकते हैं कि जन्म के समय लंबाई बच्चों की यानी शैशवावस्था में इतनी होती है, और जैसे ही लगभग वो 1 साल के होते हैं उनकी लंबाई लगभग 10 से 12 इंच, यानी कह सकते हैं कि लगभग 1 फुट के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये थी हमारी शैशवावस्था की। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में। क्या देखेंगे? बाल्यावस्था में लंबाई कितनी होती है। तो बाल्यावस्था में मैंने शुरू में बताया था कि शैशवावस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता पाई जाती है, यानी मानसिक, शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बट बाल्यावस्था में क्या होता है कि वही शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता पाई जाती है। और देखिए स्थिरता किस रूप में पाई जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्षांत में, क्या लिखा है, वर्षांत में 10 से 12 इंच बढ़ता है। वर्षांत में 10 से 12 इंच बढ़ता है। देखिए इसको तुलना करिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम वर्ष में 10 से 12 इंच बढ़ता है, यानी लगभग 1 साल का होते होते 10 से 12 इंच बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्षांत का मतलब हो गया कि बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है, तो बाल्यावस्था मानी जाती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, यही मानी जाती है। यानी कह सकते हैं कि 12 वर्ष के अंत तक जाते जाते लगभग उसकी लंबाई 10 से 12 इंच ही बढ़ती है। यानी अगर हम प्रति वर्ष की बात करें, 6 वर्ष में कितना, 7 वर्ष में कितना, 8 वर्ष में कितना, 9 वर्ष में कितना, उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कहते हैं कि 2 से 3 इंच, कितना, 2 से 3 इंच प्रति वर्ष की दर से हम बाल्यावस्था में बच्चों की लंबाई बढ़ती है ना। अगर 2 से 3 वर्ष का, अगर 2 से 3 इंच प्रति वर्ष लेंगे तो यही आएगा आपका 10 से 12 इंच पूरे के पूरे वर्ष के अंत में लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक है हमारी बालक और एक है हमारी बालिका। देखिए बालकों का विकास थोड़ा सा देर तक होता है, यानी कहेंगे कि जो बालक होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनकी जो अधिकतम जो लंबाई होती है वो ये माना जाता है कि 18 वर्ष जाते जाते, 18 वर्ष की उम्र तक जाते जाते क्या होता है, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। और वास्तव में देखा जाता है 18, 19, 20, 21 बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई थोड़ी सी और देर तक बढ़ती रहती है और टाइम लगता है। बट ये मानेंगे हम लोग प्रूफ किया, प्रूवन के हिसाब से, यानी प्रूफ है ये कि बालक की जो लंबाई होती है वो 18 वर्ष में, और जो बालिकाओं यानी लड़कियों की लंबाई होती है वो 16 में, जितनी भी लंबाई प्राप्त करनी होती है उतनी लंबाई वो क्या करती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। यानी अधिकतम जो लंबाई लड़कों की है
वो 18 वर्ष में प्राप्त हो जाएगी, और जो अधिकतम लंबाई लड़कियों की है वो 16 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, लंबाई। आइए अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, भार के बारे में। किसके बारे में देखना है हमको, भार देखेंगे। यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो भार यानी वजन है वो कितना होता है। अब आइए हम लोग उसे देखते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ यहाँ पे शैशवावस्था। जब हम शैशवावस्था के बारे में देखते हैं तो देखिए जन्म के समय, देखिए क्या लिखा है, जन्म के समय बालक का जो ये होता है आपका वजन, उसे हम लोग पाउंड और किलोग्राम दोनों में देखेंगे। तो पाउंड कितना होता है, तो 7.15 पाउंड। कितना होता है, 7.15 पाउंड। यानी और ये देखिए ये दो, ये क्या है, ये बालक का ही है। बालक कितने होते हैं, 7.15 पाउंड। बालक किलोग्राम में अगर हम देखें तो लगभग 3 किलो 245 ग्राम। यानी अगर हम पाउंड को उसी में कन्वर्ट करें तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 से 3.5 किलो का बालक होता है औसतन देखा जाए। लेकिन अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 3 किलो 245 ग्राम का जन्मजात बालक यानी नवजात जो शिशु होता है उसका वजन होता है। अधिकतर जो होता है वो 3 से 3.5, 2.5 से 3 इस तरीके से पाया जाता है। और जब हम बालिका यानी जब लड़कियों के बारे में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 7.15 था, यहाँ पे 7.13 पाउंड है ना, 0.02 का फर्क है बस, पाउंड। और जब हम किलो के हिसाब से देखें तो यहाँ देखिए 0.5 यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे 3 किलो 245 ग्राम, और जो लड़कियां हैं उनका है 3 किलो 240 ग्राम। ठीक, और यहाँ पे देखिए 5 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष मतलब शैशवावस्था कब से कब तक, जन्म से लेकर के 6 वर्ष। लेकिन देखा 5 या 6 वर्ष, देखिए ना पिछले वाले अगर वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि शैशवावस्था कब से कब तक पाई जाती है। तो शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से लेकर के 5 का लास्ट है या 6 का प्रारंभ, यानी 5 या 6 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 5 वर्षांत कितना होता है, उस बच्चे का जो वजन होता है वो 38 से 43 पाउंड के बीच होता है। ठीक है, अब देखिए बाल्यावस्था के बारे में। अब हम जब बाल्यावस्था के भार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12 वर्ष के अंत में 80 से 95 पाउंड के बीच। यहाँ पे 5 वर्ष के अंत में कितना था, 38 से 43 पाउंड के बीच। और यहाँ पे 12 वर्ष के अंत में कितना है, 80 से 95 पाउंड के बीच। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है। जब हम किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं तो देखिए लिखा है अवस्था के अंत में बालक व बालिका के बीच में 25 पाउंड का अंतर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां ज्यादा भारी हो जाएंगी, लड़कों का ही वजन ज्यादा होगा। लड़के और लड़कियों का वजन, जैसे कि एक ही उम्र की, जैसे किशोरावस्था को ले लीजिए, एक ही उम्र के 2 बच्चे यानी एक लड़का एक लड़की का वजन अगर करेंगे तो लगभग, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लगभग आप समझ लीजिए कि 25 पाउंड का अंतर मिलता है। ठीक है, कितने पाउंड का, 25 पाउंड का। यानी शैशवावस्था में क्या समझा हम लोगों ने, 38 से 43 पाउंड होगा अब 5 वर्ष के अंत तक। बाल्यावस्था में क्या, 12 वर्ष के अंत तक क्या हो जाएगा, 80 से 95 पाउंड के बीच हो जाएगा। और अवस्था के यानी किशोरावस्था में क्या हो जाएगा, अवस्था के अंत तक जाते जाते लड़के और लड़कियों के बीच में जो वजन है वो 25 पाउंड का अंतर उस दोनों लोगों में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे चलेंगे। जब आगे चलेंगे तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे सिर की लंबाई। भाई जैसे बच्चे हैं, जैसे मेरी ही है, देखिए ये मेरा सिर है ना, अब इस सिर की लंबाई देखेंगे हम लोग कि सिर की लंबाई कितनी होती है। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था में सिर की लंबाई कितनी होती है। तो नवजात शिशु यानी अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो सिर की है, ये जो लंबाई है जब आप मापेंगे तो देखिए वैसे ही देखने में बच्चों की लंबाई बड़ी ही, सिर की जो सिर जो होता है वो बड़ा ही दिखता है। तो ये जो शिशु की जो सिर की लंबाई है, देखिए लिखा है कुल शरीर का 1/4, कुल शरीर का 1/4 यानी लगभग चौथाई भाग तो उसका सिर ही होता है। तो इतना बड़ा सिर होता है जो नवजात शिशु होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि 25%, 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, तो याद रखिएगा नवजात शिशु की जो सिर की लंबाई होती है कितना, उसका जितना कुल शरीर होता है अगर उसको 4 भाग में डिवाइड कर दें तो उसका 1 भाग क्या होता है, उसके सिर की लंबाई होती है। और जब हम बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 वर्ष में कितना होता है, वयस्क सिर का 90% होता है,
वयस्क सिर का कितना 90%। वयस्क सिर का मतलब होता है, वयस्क कहिए चाहे प्रौढ़ कहिए, उसका क्या होता है 90%। 90 का मतलब होता है जैसे कि जैसे ये हम क्या है, हम वयस्क हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, हम लोग प्रौढ़ हो चुके हैं, तो ये हमारी जो सिर की लंबाई है इसका 90% लंबाई प्राप्त कर लिया जाता है आपके बाल्यावस्था में। कितना? बाल्यावस्था में। और किस वर्ष में? 9 वर्ष में। जब बालक 10 वर्ष में जाते हैं तो उसी सिर का कितना विकास हो जाता है? 95% विकास। यानी 9 वर्ष की अवस्था में 90%, 10 वर्ष की अवस्था में 95% का विकास हो जाता है। और जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो जितनी भी लंबाई प्राप्त करनी होती है उतनी लंबाई यानी उतना आकार क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के सिर की लंबाई। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे मस्तिष्क का भार कितना होता है। क्या देखना है हमको? मस्तिष्क का भार। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देखते चले आए, सबसे पहले हम किसका देखेंगे? हम लोग शैशवावस्था का देखेंगे। यानी शैशवावस्था की उम्र में जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है? तो जैसे देखिए शैशवावस्था में क्या है, जैसे बालक जन्म लेता है उसके मस्तिष्क का जो वजन होता है, ये कई बार, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो 350 ग्राम है ये कई बार पूछा गया है कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है या उसका भार कितना होता है, तो आप लगाइएगा 350 ग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 वर्ष, क्या लिखा है? 5 वर्ष की अवस्था में परिपक्व मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये देखिए जो भार है मेरा, जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरा सिर का जो ये वजन है, मस्तिष्क का जो ये वजन है, अगर इस वजन को देखा जाए, अगर 100% मान लें तो इस 100% में से 80% विकास हो जाता है आपके 5 वर्ष तक जाते जाते। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम बाल्यावस्था में आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है क्या? 80%। जब बाल्यावस्था में जाते हैं तो हमारी तुलना में बात करिएगा, प्रौढ़ों की तुलना में बात करिएगा, यानी वहां पे क्या हो जाता है? 90%। यानी यहाँ पे क्या होता है, हमारा जितना भी वजन होगा हमारे मस्तिष्क का, प्रौढ़ों का जो मस्तिष्क का जो जितना वजन होगा उसको अगर 100 मान लें तो 80% विकास हो गया 5 वर्ष की अवस्था में, 90% विकास हो गया आपका बाल्यावस्था में। और अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था की आयु में लगभग उसका जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 350 ग्राम याद ही रखना है। और उसके बाद यहाँ एक वयस्क मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, 1200 से 1400 ग्राम के बीच। अब देखिए जब इसको मस्तिष्क का भार देख लिया तो अब हम लोग समझते हैं कि हड्डियां कितनी हो। क्या समझेंगे अब हम लोग? कि हड्डियां कितनी हो, चाहे शैशवावस्था की हो, चाहे बाल्यावस्था की हो, चाहे किशोरावस्था की हो, उनमें कुछ ना कुछ हड्डियां पाई ही जाएंगी। भाई हम लोग बने हैं तो बिना हड्डियों के तो है नहीं। तो देखिए शैशवावस्था, सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? शैशवावस्था के बारे में। जब शैशवावस्था की बात करते हैं तो आप लोग डिट्टो याद रखिएगा बस, कि शैशवावस्था में जो होती है हड्डियों की संख्या जो होती है वो 270 होती है। जब हम बाल्यावस्था में आते हैं तो हड्डियों की संख्या हो जाती है 350, यानी 350 हो जाती है। और जब वही किशोरावस्था में आते हैं तो ये हो जाती है हमारी 206। ठीक है, यानी हमारी शैशवावस्था में कितना? 270, बाल्यावस्था में कितना? 350, और किशोरावस्था में कितना? हमारा 206। अब इसको समझ लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। देखिए जैसे कोई बालक शैशवावस्था में जब होता है तो 270 क्यों है, बाल्यावस्था में बढ़ क्यों जाती हैं? तो 270 इसलिए हैं क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसमें बहुत सारी हड्डियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा मुलायम होती हैं, मतलब कह सकते हैं नसों के रूप में ही पता चलती है। इसलिए देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे जब गिर जाते हैं, जैसे चौकी पे से, बेड पे से गिर जाते हैं, उनको चोट नहीं लगती क्योंकि हड्डी नहीं होती, टूटती ही नहीं है। तो हड्डियां होती हैं बट इतनी पतली होती है, इतनी मुलायम होती है कि उनकी संख्या करना, कह सकते हैं ना कि संख्या करने पे हमको यही पता चलता है कि वो हड्डी है कि नहीं है। तो उसकी संख्या कितनी होती है आपको लोग बस याद रखना है कि 270। उसके बाद जो वही मुलायम जो हड्डियां होती हैं जो शैशवावस्था में पता नहीं चलती हैं, वही जब हम बाल्यावस्था में आते हैं तो वो जब काउंट किया जाता है तो जो नसें थी इत्यादि थी वो कड़ी हो जाती है। और कड़ी होने के बाद जब उनकी संख्या पता करते हैं तो उसकी संख्या आती है 350। और हम जो जानते हैं कि हमारे भी शरीर की जो हड्डियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 206। ठीक है, तो किशोरावस्था में जितनी भी हड्डियां संख्या होती है वो अपने आप मिल जाती है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 350 है तो बहुत सारी हड्डियां होती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद बहुत सारी हड्डियां 2 से 1 हो जाती हैं। ठीक है, जब हम लोग इस देख लेते हैं तब हम लोग देखिए क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे हृदय की धड़कन। क्या देखना है हमको? हृदय की धड़कन।
देखिए शारीरिक विकास को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। इससे से यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हृदय की धड़कन। क्या देखना है हमको, हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन सबसे पहले किसका देखेंगे हम लोग, शैशवावस्था का। शैशवावस्था में क्या होता है कि 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितनी बार चलती है, 140 बार चलती है। और जब हम बाल्यावस्था में आते हैं तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि 6 वर्ष की अवस्था तक जाते जाते कुछ हृदय की धड़कन में थोड़ा सा कंट्रोल आता है, या कह सकते हैं कि हृदय की धड़कन जो बहुत तेज चलती रहती है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। यानी 6 वर्ष की अवस्था में 100 बार, यानी 1 मिनट में 100 बार चलती है। और जब वही 12 वर्ष यानी बाल्यावस्था के अंत में जाता है बालक, तो वही क्या हो जाता है, 85 बार। यानी जैसे बच्चा जन्म लेता है या छोटा बहुत छोटा होता है तो 1 मिनट में 140 बार होता है, 6 वर्ष की अवस्था में 100 बार हो गया, और 12 वर्ष की अवस्था में 85 बार हो गया। और हम लोग जानते हैं कि हमारे जो होती है, हमारे दिल की धड़कन या हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है 1 मिनट में, तो हमारी जो धड़कन है वो 72 बार धड़कती है। ये तो बिल्कुल जाहिर है, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये हमने क्या जान लिया, हम लोगों ने जान लिया हृदय की धड़कन। अब देखिए आगे क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है शैशवावस्था। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, शैशवावस्था के बारे में। देखिए शैशवावस्था के बारे में जब हम देखते हैं तो ये मानते हैं कि जो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं कब निकलना प्रारंभ हो गए। ये आपसे कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में कि बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो कब निकल प्रारंभ होते हैं। तो 6वें महीने से आपके दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाएंगे, और 1 साल होते होते उन बच्चों में 8 दांत आ जाते हैं। यानी क्या, बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं 1 साल के अंदर कितने दांत आएंगे, तो 8 दांत आएंगे। और 4 से 5 वर्ष के बीच में लगभग दूध के जितने भी दांत होते हैं, यानी दूध के जितने भी, यानी सभी दांत क्या करते हैं, आ जाते हैं। ये कहते हैं कि शैशवावस्था के अंत तक जाते जाते हमारे दूध के जितने भी दांत, यानी दूध के दांत पूछे भी जाते हैं कि दूध के कितने दांत होते हैं, तो 20 दांत माने जाते हैं। और वो सभी के सभी 20 दांत आपके शैशवावस्था के अंतिम समय में मतलब आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हम लोग बाल्यावस्था की बात करेंगे, जब बाल्यावस्था की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 से 12 वर्ष के बीच में दूध के सभी दांतों का गिरना व स्थायी दांतों का आ जाना। यानी कह सकते हैं कि 6वें महीने शैशवावस्था के अंत तक जाते जाते दूध के सभी दांत आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका बाल्यावस्था शुरू होता है तो आपके दूध के दांत गिरने भी लगते हैं। आपके भी दांत गिरे होंगे, उसके बदले में नए दांत आए होंगे, तो दूध के दांत क्या करते हैं, गिरने लगते हैं। यानी अंत तक जाते जाते हैं। 11 से 12 का मतलब होता है कि आपका अंत, यानी बाल्यावस्था का अंत होते होते क्या हो जाएगा कि आपके दूध के जितने भी 20 दांत थे, ये सारे के सारे 20 दांत क्या करेंगे, बारी बारी से, एक साथ नहीं, बारी बारी से टूट करके गिर जाएंगे, और उनके बदले नए स्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि 28 और ये +4 कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत। बट उसमें से अगर पूछा जाए कितने दांत होते हैं स्थायी, तो ये होते हैं 28 दांत स्थायी होते हैं। और 4 ये क्या कहलाते हैं, ये 4 हैं आपके प्रज्ञा दांत। क्या दांत है, प्रज्ञा दांत। प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान वाले, यानी इसी को हम लोग अक्ल दांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे हम लोग इसे, अक्ल दांत के नाम से, या ज्ञान वाले दांत भी कहते हैं। क्या कहेंगे, ज्ञान वाले दांत कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि अक्ल दांतों की संख्या कितनी, तो अक्ल दांतों की संख्या होती है 4, या ज्ञान वाले दांत कितने, 4। और ये जो 4 दांत हैं ये माना जाता है कि ये कब आएंगे, तो ये किशोरावस्था के अंत तक या तो प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में, ये माना जाता है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोई किसी किसी को ये 4 दांत आते भी नहीं, क्योंकि ये अनुभव व ज्ञान वाले दांत हैं। अब इसको अंधविश्वास कहिए जो कहिए, ये माना जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान बढ़ता, व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है वो बढ़ता जाता है, उसका विकास होता जाता है, उसके दांत आते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके पास, मतलब कह सकते हैं कि अंत समय में भी उसका ये जो 4 दांत है वो वापस नहीं आएंगे, आएंगे। बट ये माना जाता है कि जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे वो दांत आते रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि 6 माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाएंगे, 1 वर्ष की अवस्था में जाते जाते 8 दांत हो जाएंगे, और शैशवावस्था के अंत में जाते जाते दूध के सभी दांत यानी 20 दांत आ जाते हैं। फिर 11 से 12 यानी बाल्यावस्था के अंत जाते जाते दूध के जितने भी दांत होते हैं स्थायी, वो सारे के सारे गिर जाते हैं, उसके बदले क्या करते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। और जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था में 28 + 4 यानी कुल मिला के 32 दांत आ जाते हैं। और जो 4 प्रज्ञा दांत हैं वो कब आएंगे, तो वो आएंगे आपके किशोरावस्था के अंत तक या प्रौढ़ावस्था के
प्रारंभ में। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग जानेंगे कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए इस चीज को बड़े ही अच्छे से समझिएगा, बड़े ही आराम से। देखिए सबसे पहला है आपका वंशानुक्रम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है वंशानुक्रम। देखिए शारीरिक विकास को आपको पता है ना कि वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है, माता पिता जैसे हैं अगर आप भी वैसे हैं, लगभग हम यही मानते हैं कि माता पिता के गुण विशेषताएं हमारे अंदर जब आती हैं तो वही वंशानुगत विशेषताएं कहलाती हैं, वंशानुक्रम पर आधारित विशेषताएं कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है जैसे मान लीजिए माता पिता लंबे तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, लंबे। अगर माता पिता छोटे तो उनके बच्चे भी छोटे। माता पिता की अगर बुद्धि तेज तो उनकी भी बुद्धि तेज, अगर माता पिता की बुद्धि कम तो उनकी भी बुद्धि कम। इस तरीके से क्या होता है कि वंशानुक्रम से हमारी शारीरिक विकास प्रभावित होता ही होता है। किससे, वंशानुक्रम से हमारा शारीरिक विकास प्रभावित होता है। क्योंकि हो सकता है कि माता पिता छोटे थे तो हम लोग कितना लंबे होंगे, बहुत ज्यादा लंबे थोड़ी ना हो जाएंगे। ये है कि आपका वर्ण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे, हम लोग क्या करते हैं कि माता पिता छोटे थे या मान लीजिए बुद्धि नहीं थी, माता पिता की बुद्धि बहुत तेज थी, और उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि उतनी तेज होनी चाहिए लेकिन उतनी तेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने वातावरण से जा करके मेडिकल से कोई सप्लीमेंट लेकर आएंगे और वो सप्लीमेंट उस बालक को या बच्चे को खिला देंगे। और खिलाने के बाद हो सकता है कि कुछ देखिए वंशानुक्रम में तो वो सारी सारी चीजें उपस्थित पहले से ही हैं, बट उसे क्या करना था, उसे एक्टिव कराना था। तो एक्टिव हमने क्या किया, सप्लीमेंट के माध्यम से करा दिया, और जैसे उसको जो दवा दी उसकी लंबाई या उसकी जो बुद्धि होती है क्या हुई, धीरे धीरे ग्रोथ कर गई या विकास कर गए। तो वंशानुक्रम भी महत्वपूर्ण है, शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, और क्या होता है, वातावरण भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अब हम बात करें पौष्टिक भोजन। आज के इस दैनिक दिनचर्या में क्या होता है कि कोई भी पौष्टिक भोजन तो ले ही नहीं रहा है। जब देखिए तला हुआ चीज चाहिए, यानी हमेशा रेस्टोरेंट में ही खाना खाना चाहिए। मतलब हर खाने का मतलब ये है कि जो तला भुना चीज है, या कह सकते हैं कि जो फल फूल इत्यादि है, फल फूल कौन खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। बहुत ही कम लोग हैं जो फल फूल खा रहे हैं। जहाँ मार्केट में जहाँ देखिए बस फुल्की चाट इत्यादि की दुकान पे बड़ी बड़ी लंबी लाइनें खड़ी हैं। पौष्टिक भोजन कौन खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। घर पे है, खाना नहीं बनाना है, चलिए रेस्टोरेंट में चलते हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, पौष्टिक भोजन तो कोई ले ही नहीं रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर पौष्टिक भोजन है, तला भुना चीज लेंगे, क्यों रिफाइंड घी इत्यादि में सारी सारी बनी हुई चीजें लेंगे, तो धीरे क्या हो जाएगा, आपका शरीर बढ़ जाएगा, मोटे हो जाएंगे, पेट निकल जाएगा, चल नहीं सांस फूलने लगेगा, ब्लड शुगर के मरीज हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें आपके अंदर उपस्थित हो जाती है, शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। और अच्छा अच्छा फल फूल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे क्या होगा, आपका विकास होगा। उसके बाद क्या है, नियमित दिनचर्या। आपको पता ही है कि हम लोग अब कब सोते हैं। गांव में अभी भी लोग क्या करते हैं कि 7 बजे खाना खा लेते हैं, उसके बाद 8-9 बजे जाते हैं, सुबह 3-4 बजे के भोर होते होते उठ जाते हैं गांव वाले, मतलब क्या है। उसके बाद अगर देखा जाए घर में तो 12-1-2-3 बज जाता है लोग सोते सोते। और आजकल ये परंपरा गाँव में लगी, जो नौजवान लड़के हैं इत्यादि हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने मोबाइल में इस तरीके से लगे रहते हैं, और 11-12-1-2 बज जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है कब सोते हैं कब उठते हैं, ये नहीं पता भाई। अब अगर आप देर से सोए और देर से उठे तो इसका मतलब है कि जो सुबह का जो नाश्ता लेना था वो आपको दोपहर का नाश्ता बन गया है कि नहीं भाई। जो सुबह का नाश्ता था वो क्या बन गया, दोपहर नाश्ता बन गया। जो तो दोपहर में खाना खाना था वो क्या होगा, वो शाम का भोजन बन गया, मतलब दोपहर का। हर एक चीज आपकी प्रभावित होगी। देर से उठेंगे, देर से सोएंगे तो क्या होगा, आपका कोई भी विकास नहीं होने वाला। प्रेम और सुरक्षा, ये जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी को प्रेम दिखाएंगे, या जो छोटे बच्चे हों जिसको आप ज़्यादा प्रेम करेंगे उसका विकास ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा ज़्यादा उसका विकास करे वो होगा। और जिसे प्रेम नहीं करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, जाहिर सी बात है कि उसका विकास बहुत धीरे धीरे होगा। और सुरक्षा की भावना ये होनी चाहिए कि प्रेम और सुरक्षा जब तक नहीं होगी तब तक किसी बालक का विकास नहीं होने वाला। खेल व व्यायाम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ खेल व व्यायाम। ये तो जग जाहिर है कि अगर हमें अपना शारीरिक विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, खेल खेलना पड़ता है या व्यायाम करना पड़ता है। जैसे योगा योगा हो गया, या जिम लोग जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे फिट रहने के लिए जाते हैं। तो खेल और व्यायाम क्या होता है, हमारे शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए अन्य कारक में जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, रोग। जाहिर सी बात है कि अभी जैसे मैं ही यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते अगर मुझे बुखार आ जाए, जाहिर सी बात है कि मेरा क्या हो जाएगा, मैं धीरे धीरे यहाँ पे सो जाऊंगा, गिर जाऊंगा या बेहोश हो जाऊंगा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसी बीमारी उस प्रकार के आपका व्यवहार हो जाएगा। तो आपका शारीरिक विकास प्रभावित हुआ कि नहीं, 2 दिन तक आप बिस्तर पर पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि जैसे कि रोग हो गया, दुर्घटना, अभी भी मैं जा रहा हूँ, अगर एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद भी शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है कि इतना टूट जाएगा उसके बाद फिर हम चल भी ना पाऊँ।
जाहिर सी बात है कि शारीरिक विकास प्रभावित हुआ। उसके बाद बात करते हैं जलवायु। जलवायु के बारे में हमने बताया था कि ये माना जाता है कि ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं वो बड़े बलिष्ठ होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और कह सकते हैं कि जो गर्म प्रदेशों वाले होते हैं बड़े ही आलसी होते हैं। आपको भी देखा होगा कि आप ठंडे में क्या करते हैं, बड़े ही एक्टिव रहते हैं, और गर्मी जैसे ही आती है बिल्कुल आलस, दोपहर में तो सोते ही रह जाते हैं, दोपहर में सोते हैं, रात में सोते हैं, मतलब जब मन करे तब सोते रहते हैं। हाँ, लेकिन जाड़ा में छोटा ही दिन होता है, लेकिन छोटे ही दिन में आप जितने भी काम होते हैं आपके सारे के सारे काम को क्या करते हैं, बड़े ही बखूबी तरीके से उसको कंप्लीट करते हैं। क्या हो जलवायु क्या होती है, जलवायु बहुत मायने रखती है। अब बात करते हैं गर्भणी माता का स्वास्थ्य। भाई जाहिर सी बात है कि बच्चा गर्भ में ही होता है, अगर जब बच्चा गर्भ में है उसी समय अगर माता का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। अगर माता को बीमारी है तो इसका मतलब है कि बच्चों को भी शुगर की बीमारी हो सकती है। इस तरीके से गर्भणी माता का स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब परंपराएं होती हैं, परंपराएं का मतलब होता है, देखा होगा कि हमारे हर एक समाज के कुछ ना कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ ना कुछ परंपराएं होती हैं, हर बच्चे को उसको मानना ही पड़ता है। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा शारीरिक विकास प्रभावित होता ही होता है। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। और बात करें हम आर्थिक स्थिति की तो जाहिर सी बात है कि अमीर और गरीब, भाई अमीरों के पास क्या है, पैसों की कमी नहीं है, तो वो जो चाहे सो खा सकते हैं, जो चाहे सो पहन सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, जहाँ चाहे आ सकते हैं, मतलब उनके पास कोई कमी नहीं। बट एक गरीब के पास हर एक चीज की कमी होती है, उससे 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाए वही बहुत होता है। जाहिर सी बात है कि जिसके पास पैसे हैं, देखिए जिसके पास पैसे होते हैं अच्छे स्कूल में बच्चों का दाखिला करा देते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते वो प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए भेज देते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई होती है, बट लोगों ने ऐसी धारणा बना दी है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, बस खिचड़ी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आर्थिक स्थिति भी आपके सारे विकास को प्रभावित करेगी। अब मुझे भूख लग जाए, मेरे पास पैसे ही ना हो तो क्या करेंगे, ऐसे ही रह जाएंगे ना। भाई अब किससे मांगे, या तो चोरी करें, डकैती करें, तब जाकर मेरे पास पैसे आएगा, तब जाकर खा सकते हैं। और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो फल फूल खाएंगे, बहुत जगह मार्केट में जाकर जूस पी लेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। तो आर्थिक स्थिति हर एक तरीके से आपको मायने रखती है, आपके सारे विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये आपके आज का इस वीडियो का इस लास्ट टॉपिक था जिसका नाम था शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस टॉपिक को यानी जो भी मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया उस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल, अगर ये यहाँ पे एक बार में समझ में ना आए, आप इस स्लाइड को बार बार या इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, जब तक समझ में ना आए, जब तक रट न जाए, तब तक इस वीडियो को मत छोड़िएगा। क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम, टीचिंग जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो सभी टीचिंग एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।